बस ठीक है। हाँ, आई थिंक सो कि आपको आवाज आ रही है। चले, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी कि हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि हाउ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिग्रेशन यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए या कोरिलेशन। अब दोनों में एक्चुअली डिफरेंस ये है कब कब वो यूज करना मुनासिब है और कब वो यूज नहीं की जा सकती। अगर तो कंसर्न ये हो कि क्योंकि ये दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, तो फिर ये बताया जाए कि एक वेरिएबल में अगर इंक्रीज आती है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे वेरिएबल में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज आएगी। रिलेशनशिप होगा तो ऐसा होगा ना, अगर उनमें रिलेशनशिप ही नहीं है तो हम कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये वेरिएबल बढ़ जाए कम हो जाए तो इसका तो दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये काम हो जिसमें हम ये काम करना हो कि एक वेरिएबल में इंक्रीज आने से दूसरे वेरिएबल में कितनी इंक्रीज आएगी, अगर तो वो डिपेंडेंट का रिलेशन तो बताया जा सकता है, और इसके लिए आप रिग्रेशन यूज करेंगे। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम जिसमें वेरिएबल्स तो आपस में रिलेटेड हो लेकिन उनमें डिपेंडेंसी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो वेरिएबल है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेट करते हैं। मैंने ऐसे ही एक जनरल सी एग्जांपल दी थी, आपका आपके फादर के साथ रिलेशनशिप है डिपेंडेंस, आपका आपकी मदर के साथ भाई के साथ रिलेशनशिप है, डिपेंडेंस नहीं है लेकिन रिलेशनशिप है। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। अब आप ये नहीं कह सकते, अगर आप रिग्रेशन की बात करेंगे तो उस वक्त आप कहेंगे जी अच्छा जी मैथ का 1 नंबर बढ़ाने से फिजिक्स के 4 नंबर बढ़ते हैं, स्टूडेंट के मैथ में अगर 1 नंबर बढ़ेगा तो फिजिक्स में 3 नंबर बढ़ेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? रिलेटेड इसलिए हैं कि इनके दरमियान रिलेशन इसलिए है कि ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगर कोई स्टूडेंट लायक है तो ज़ाहिर है उसके मैथ्स के नंबर भी आप देख लें, फिजिक्स के नंबर भी देख लें, तो आपको इंक्रीज ही नजर आएंगे बढ़ते ही। जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी इसमें तो कोई डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं है। ये है वो पहली सिचुएशन कि हमें रिग्रेशन नहीं कोरिलेशन यूज करनी है। सेकंड जो कंसर्न होता है, आल्दो इसमें आप कह सकते हो ये देखें जी कि किसी चीज की कॉस्ट उसकी उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम्स पर डिपेंड करती, बिल्कुल डिपेंड करती है, इस पर रिग्रेशन लगाई जा सकती है। लेकिन यहां पर कंसर्न ये नहीं था कि अगर किसी चीज की कॉस्ट 1 रुपया बढ़ती है तो उसकी डिमांड या मार्केट में वो 1 यूनिट ज्यादा आ जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, फल जब शुरू में कम मार्केट में आता है सप्लाई सेल के लिए तो उसकी महंगा होता है, और जब भी जैसे ही वो उसकी मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट जो है वो डाउन चली जाती है। अब यहां कंसर्न ये था कि उनकी स्ट्रेंथ मेजर करना कंसर्न था, आल्दो ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करते हैं, रिग्रेशन लगाई जा सकती थी। लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि अगर 1 यूनिट ज्यादा सेल के लिए मार्केट में आता है तो उसकी कॉस्ट कम कितनी होती है, तो ये कंसर्न ही नहीं था, बल्कि ये था कि ये वेरिएबल्स कितना स्ट्रांगली आपस में रिलेटेड है। रिग्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप नहीं बता सकती, वो तो सिर्फ ये कहती है 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो इसमें 5 यूनिट बढ़ जाएगा या इसमें 20 यूनिट बढ़ जाएगा। चूंकि स्लोप के यूनिट नहीं होते तो हमें ये नहीं पता 5 जो है वो एक बड़ा नंबर है कि एक छोटा नंबर है। तो इस 2 रीजंस की वजह से when objective is to find the strength and when it is not possible to identify the dependent and independent variable, इस सूरत में हम कोरिलेशन जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है वो यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट वही आपको बताता है कि ये वाली क्या चीजें हैं। अच्छा, कल मैंने आपको R की रेंज बताई थी कि R की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो +1 और -1 के दरमियान में ही कहीं हो सकती है। अब देखिए चूंकि ये परफेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव है, अगर आप इसका न्यूमेरिकली R कैलकुलेट करेंगे तो आंसर +1 आएगा, +1, क्योंकि इससे तो ज्यादा हो नहीं सकती सीधी लाइन। अब यहां पर चूंकि ये सारे लाइन के ऊपर नहीं है लेकिन क्लोज टू द लाइन है, तो मैंने एक वर्ड बोल दिया जी कि यहाँ R1 तो नहीं हो सकता लेकिन क्लोज टू 1 जरूर हो सकता है। और ये वीक रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि ये क्लोज टू 0 हो सकता है। एंड सिमिलरली -1
क्लोज टू -1, चूंकि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो डायरेक्शन बताती है, और क्लोजनेस ऑफ द पॉइंट वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ जो है, अप्रोक्सीमेट में वर्ड बोल रहा हूं, वो आपको बता सकती है। लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो एग्जैक्टली सही वैल्यू से, तो फिर जो है वो आपको ये वाला कोरिलेशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें रिग्रेशन में तो हमें इस चीज की टेक केयर करनी होती है कि विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहां पर इस चीज की कोई कंडीशन नहीं है कि जी किसको डिपेंडेंट कहना है किसको इंडिपेंडेंट, यानी किसको एक्स रखना है किसको वाई, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। फिर लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल की और ये भी आपको इंडिकेट किया है कि आप इस एग्जांपल को अगर अपने कैलकुलेटर्स पे डायरेक्ट देखिए, मैंने किसी को एक्स वाई नहीं कहा, आप इसको वाई कह दें, इसको एक्स कह दें, आप इसे कह दें, इसे वाई कह दें, डेटा फीड कर दें, सबसे आंसर जो है वो 0.8051 ही आएंगे। साइन बता रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, और 0.8 बता रहा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन। ये मैंने एक थोड़ा सा एक टेबल दिया है कि जी किस तरह से आप बता सकते हैं कि वैल्यू क्या है। और सिमिलरली अगर इनके साथ नेगेटिव साइंस आ जाते हैं तो जहां जहां आपने पॉजिटिव वर्ड लिखा हो गया है वहां पर जस्ट आप नेगेटिव वर्ड कर देंगे। फिर हमने कल ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ये वाली 3, और एक्चुअली थोड़ी सी मिसिंग थी तो वो मैंने वो आज कंप्लीट किया है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और आपने डिस्कस याद रखनी है, बट द साइन में चेंज, बट द साइन में चेंज। ये तो मैंने कह दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट है और उसका आपने कोरिलेशन फाइंड कर लिया है, डेटा सेट को अगर आप चेंज कर दें, न्यू डेटा सेट बना लें, तो उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। बट द साइन में चेंज का मतलब है हो सकता है कि साइन चेंज हो जाए, लाजमी नहीं है। अब ये इसकी क्या इसकी एग्जांपल है, तो वो एक एग्जांपल आप लोग लिखेंगे, अपनी कॉपीज आप लें और एक एग्जांपल नोट करें। इफ कोरिलेशन between x and y is negative 0.70, negative 0.70। कोई दो वेरिएबल एक्स वाई, डेटा हमें नहीं दिया गया, डेटा हमें नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ इतना बताया गया है कि उनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो -0.7 की आ रही है, -0.7 की कोरिलेशन जो है वो उनके दरमियान आ रही है। फाइंड कोरिलेशन बिटवीन, find correlation between 2x and 3y, चेंज ऑफ स्केल करके। डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन हम बता सकते हैं कि इनके दरमियान कितनी, यानी कि x की वैल्यू को अगर डबल कर दिया जाए, y की वैल्यूज को अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए, और अब बताना है कि अगर ओरिजिनल x y के दरमियान तो कोरिलेशन -0.7 है, x की वैल्यू को डबल करके y की वैल्यूज को 3 टाइम करके नया डेटा जो बनेगा उसकी कोरिलेशन बतानी है। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड, फाइंड कोरिलेशन बिटवीन x + 3 एंड y - 2, चेंज ऑफ स्केल करके बतानी है कि अगर x में 3 ऐड कर दिया जाए, y में 2 माइनस कर दिया जाए, डेटा चेंज हो जाएगा। अब हमने कोरिलेशन बतानी है। थर्ड वन, फाइंड कोरिलेशन बिटवीन -2x एंड 2y। x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, और y को 2 से मल्टीप्लाई करें, डेटा सारा चेंज हो जाएगा। अब कोरिलेशन बतानी है। -2x + 4 एंड -3y + 2, चेंज ऑफ रीजन और स्केल दोनों में कर दिया गया है। अब इनकी दरमियान क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी वो हमने बतानी है। फाइंड कोरिलेशन बिटवीन -x
एंड नेगेटिव वाई। सारी वैल्यू हमने x की भी नेगेटिव कर दी, y की भी नेगेटिव कर दी, और अब इनकी कोरिलेशन हमें एक्सप्लेन करनी है। सिक्स्थ वन इज फाइंड कोरिलेशन बिटवीन नेगेटिव 2x एंड y by 2, negative 2x and y by 2। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जामिनर इसी तरह से कोई आपको क्वेश्चन लिख देता, कहता जी एक्स वाई एक डेटा सेट था, एक्स वाई का एक डेटा सेट था। डेटा तो नहीं वो हमें प्रोवाइड कर रहा कि जी एक्स वाई का अगर कोई डेटा सेट है और यहां से कोरिलेशन अगर आप आर जिसे कहते हैं कैलकुलेट कर ले तो वो कहता है -0.7 आता है। और फिर आपको वो क्वेश्चन कर सकता है जी कि अगर x में ये चेंज कर दी जाए, y में ये चेंज कर दी जाए, z में ये चेंज कर दी जाए तो पॉसिबली क्या आंसर है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सबके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो मैं ऐसे ही जरा एक चीज याद रह जाएगी कि जी मैग्नीट्यूड तो चेंज होना ही नहीं है, क्योंकि हम पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। प्रूव भी किया जा सकता है लेकिन बहरहाल नहीं, ये तो मैंने पहले लिख दिया जी। साइन तो नहीं बिल्कुल चेंज होना, मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होना, बट साइन में चेंज, साइन चेंज हो सकते हैं। अब आपने इसको गौर से सुनना है कि कब चेंज होंगे कब नहीं। जो चेंज आई है, जैसे x में चेंज आई है 2 से मल्टीप्लाई होके, और y में चेंज आई है 3 से मल्टीप्लाई होके। आपने जो x और y के जो मल्टीप्लायर्स हैं, यानी कि x का मल्टीप्लायर 2 है, y का मल्टीप्लायर 3 है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो 2 है कि 3 है कि 30 है कि 50 है, हमें कोई कंसर्न नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ इनके मल्टीप्लायर्स के साइन नोट करने, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर्स के साइन नोट करने। x का मल्टीप्लायर 2 है, साइन इसका पॉजिटिव है, ये आपने नोट कर लेना। y का मल्टीप्लायर 3 है, जब साइन नहीं होता तो क्या होता है, पॉजिटिव, हमने इसका साइन नोट कर लेना। यानी कि साइन में चेंज, साइन कब चेंज होगा और काइन कब चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड का तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, वो तो चेंज होना ही नहीं है, वो तो 0.7 है। वो जो नेगेटिव लगा हुआ है, कहते क्या इसका भी आंसर नेगेटिव ही आएगा, ये इसका साइन चेंज हो सकता है। सिंपल इज दैट। x और y के जो मल्टीप्लायर्स हैं, अगर इनके साइन सेम हो, जैसे उसका भी प्लस है, मैं प्लस नहीं कह रहा, मैं सेम कह रहा हूं, सेम, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव, सेम। अगर तो x और y के मल्टीप्लायर के साइन सेम है, ये देखें ये सेम साइन है, सेम है, तो आपने वो जो साइन ऊपर लिखा हुआ है वो सेम ही इधर लिखना है। ऊपर क्या लिखा हुआ, नेगेटिव, तो आपने सेम ही यहां नेगेटिव लिखना है, सेम। अगर x और मल्टीप्लायर के साइन सेम हैं तो आपने भी वो जो ओरिजिनल एक्स वाई का साइन है वही सेम ही साइन नीचे लिखना है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि x में 3 प्लस हो रहा है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि y में 2 नेगेटिव हो रहा है। अगर हमें कंसर्न है तो हमने देखना है x का मल्टीप्लायर 1 साइन प्लस है, y का मल्टीप्लायर 1 साइन प्लस है, बस हमें इससे कंसर्न है। क्या ये सेम है, ये सेम है। अगर ये सेम है तो ये साइन भी सेम ही आएगा। तो एक्स वाई में अगर -0.70 कोरिलेशन है तो x + 3 एंड y - 2 में भी -0.70 की ही कोरिलेशन होगी। सिंपली आपने x और y के जो मल्टीप्लायर्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आपने साइन नोट करने हैं। x का मल्टीप्लायर 2 साइन नेगेटिव, y का मल्टीप्लायर 2 साइन प्लस। क्या ये दोनों साइन, दोनों मल्टीप्लायर के साइन सेम है? ये तो डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट है। तो आपने भी इस साइन को डिफरेंट करके यहां लिखना है। अब देखें साइन या नेगेटिव है या प्लस है ना, तो इसे डिफरेंट कर दें, यानी कैसे चेंज कर दें, प्लस। तो एक्स वाई में अगर कोरिलेशन 0.7 है, -2x एंड 2y में जो कोरिलेशन होगी वो +0.70 होगी। x का मल्टीप्लायर 2 साइन नेगेटिव, y का मल्टीप्लायर 3 साइन नेगेटिव। साइन क्या है, सेम। हमने अब सेम के डिफरेंट, हमने भी सेम ही लिख देना। x का मल्टीप्लायर माइनस,
y के मल्टीप्लायर का साइन माइनस, दोनों साइन सेम, तो हमने भी सेम ही लिख देना है। x का मल्टीप्लायर 2 साइन नेगेटिव, y का मल्टीप्लायर 1/2, ठीक है ना, डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई, लेकिन साइन क्या है 1/2 का, पॉजिटिव, साइन क्या हो गए डिफरेंट, तो इसका साइन डिफरेंट। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रीवियसली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें ये कहा गया था द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन एंड स्केल। मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, एडिशन कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, कोरिलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, बट साइन में चेंज, में किसी में चेंज हो रहा है किसी में नहीं। तो क्या देखना है आपने, सिंपली एक्स और वाई के आपने जो मल्टीप्लायर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ उनके साइन देखने हैं, और उनके साइन देखने के बाद हमने अब ये डिसाइड करना है कि क्या इनका साइन चेंज हो सकता है या इसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर मल्टीप्लायर के साइन सेम है तो हम भी सेम साइन ही यहां पर अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लायर के साइन डिफरेंट हैं तो हम फिर जो साइन होगा उसे डिफरेंट करके जो है हम उसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक सो क्या आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्लोप्स। टू स्लोप्स, एक बी वाई एक्स वाली स्लोप है और एक बी एक्स वाई वाली स्लोप है। कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्लोप्स। अब मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि अगर फर्ज करें हमारे पास कोई चीज आ जाती है नेगेटिव 0.2, नेगेटिव 0.2, और एक आ जाता है नेगेटिव 1.2, नेगेटिव 0.2 और एक आ जाता है नेगेटिव 1.2, ये दो स्लोप्स हैं। अगर आप इधर से आर कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप कहें जी वो तो हमने पढ़ा हुआ है कोवेरियंस ओवर वेरिएंस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप नोट करें जो इंग्रेडिएंट इन स्लोप्स के हैं इसमें भी कोवेरियंस और वेरिएंस यूज होता है, वही इंग्रेडिएंट इसके भी हैं, इसमें भी वही चीजें यूज होती हैं, वेरिएंस को वेरिएंस और उसमें भी ऑलमोस्ट वही चीजें यूज होती हैं। जब दोनों के बेसिक इंग्रेडिएंट सेम ही है तो इसका मतलब है कि एक से दूसरा इंग्रेडिएंट भी बनाया जा सकता है, एक से दूसरा इंग्रेडिएंट भी बनाया जा सकता है। जैसे आपके घरों में फर्ज करें आपकी वालदा जो है वो एक दिन कोई चने वगैरह बनाती हैं, वो बच गए, अगले दिन वो चने चावलों में डालती है तो कह दिया ले जी ये चनों वाले चावल बन गए, दैट्स ऑल। तो चूंकि उनके इंग्रेडिएंट बेसिक इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं, हम प्रूफ नहीं कर रहे इस प्रॉपर्टी को, और मैंने आपको पहले बोल दिया था प्रूफ तो हमारे पास किसी का भी नहीं है, इसका बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूफ इसका किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे बहरहाल, क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट सेम है। तो हम कहते हैं स्लोप्स अगर मालूम हो, दो स्लोप्स मालूम हो, तो वहां से भी कोरिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से कि उन दोनों स्लोप्स का ज्योमेट्रिक मीन ले ले। अब ज्योमेट्रिक मीन का आपको आइडिया है, दो वैल्यूज हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन डिवाइड्स बाय 1। अच्छा फर्ज करें यही हमारे पास डेटा सेट है और यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि साइन ऑफ बी वाई एक्स डिवाइड नहीं और बी एक्स वाई, कि जो स्लोप का साइन है वो पहले ही आप लिख लें। लाइक इनका साइन नेगेटिव है तो वो मैंने पहले ही लिख लिया, एंड देन अब जो ज्योमेट्रिक मीन लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड का लिखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड 0.2 है और इसका मैग्नीट्यूड 1.2 है, और जो भी आंसर आएगा जाहिर है उसके साथ साइन नेगेटिव, और जो भी इसका 1.2 को मल्टीप्लाई कर ले विद 2 एंड टेक इट्स स्क्वायर रूट। और नीचे एक मैंने नोट लिखा हुआ है, द साइन ऑफ आर इज सेम एज ऑफ टू स्लोप्स। आगे मैंने कहा था दोनों के साइन स्लोप्स के सेम होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब आर भी उस लिस्ट में चले गया, तीनों के साइन सेम होने चाहिए। जो बी वाई एक्स का साइन होगा बी एक्स वाई का साइन भी वही होना चाहिए और आर का साइन भी वही होना चाहिए। इन तीनों के साइन जो है वो मस्ट सेम होने चाहिए। अब देखिए आप कहिए इस तरह से क्यों किया है, अगर आप साइन साथ रख लेते, इसके साइन अगर आप साथ रख लेते कि जी साइन साथ ही रख ले, साइन अगर आप साथ रख लेते तो आपने कहना था नेगेटिव 0.2 मल्टीप्लाई नेगेटिव 1.2 टेक इट स्क्वायर रूट, और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर आ जाना था।
और आर का आंसर पॉजिटिव, स्लोप्स के आंसर नेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था। क्योंकि स्लोप क्या बताती है कि जी इनमें एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू कम होगी, तो आर भी तो यही कहता है ना कि नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि एक को बढ़ाने से दूसरी कम है। उसी डेटा में आर कहता है जी इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, और उसी डेटा में रिग्रेशन कहती है नहीं जी इसमें तो नेगेटिव है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाना था। द साइन ऑफ आर मस्ट सेम फॉर द टू स्लोप्स। चलिए जी एक छोटी सी अब एक्सरसाइज हम लिखेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज। इफ byx is equal to 0.2 and bxy is equal to 1.2, और ऊपर आप लिखेंगे फाइंड आर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, और क्या आपको इंफॉर्मेशन दी गई है? आपको इंफॉर्मेशन दी गई है दो स्लोप्स की। सेकंड, if byx is equal to -0.2 and bxy is equal to 1.2, इसकी भी आपने स्लोप कैलकुलेट करनी है। थर्ड वन आ जाएगा, if byx is equal to 1.5 and bxy is equal to 2.5, इसकी भी आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करना है। चले शाबाश करें इसको, 3 पार्ट हैं, 3 क्वेश्चन है। आर स्लोप से कैलकुलेट हो सकता है, तो उसने कहा फाइंड आर इफ बी वाई एक्स इज 0.2 एंड बी एक्स वाई इज 1.2। जी शाबाश, किन लोगों ने कर लिया है? हाथ खड़ा करें जिन लोगों ने कर लिया है। अभी आप कर रहे हैं।
रहमान, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है आपका? पॉजिटिव 0.48, पॉजिटिव 0.48, 0.48 ट्रू। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें साइन पॉजिटिव को पहले बार लिख दिया एंड देन मैग्नीट्यूड 0.2, 1.2, पॉजिटिव 0.49, अगर वो आपको रॉन्ग फिगर करें तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप तो कर देगा 0.49 इसका आंसर। साइन पहले लिख दिया, मैग्नीट्यूड 0.2, मैग्नीट्यूड 1.2 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया और आंसर आ गया 0.49। जी शाबाश। अब सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करें। एक है आपके पास नेगेटिव 0.2 और दूसरा है 1. इसका अब आपने कोरिलेशन फाइंड करना है, तो कर लेगा, हैंड रेज करेगा। जी अब्दुर्रहमान, आपने सेकंड भी किया है? जी सर इसका नेगेटिव 0.49, नेगेटिव 0.49। अच्छा, आपने साइन किसका बाय लिखा है? सर नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक का साइन सर नेगेटिव है। हाँ वो दोनों के साइन चेंज है ना, हाँ, तो फिर कौन सा लिखना है? जिसका ऑपोजिट लिखना है इनका। नहीं, ये कौन सा चेंज ऑफ रीजन और चेंज ऑफ स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं मैं बात कर रहा ना। चलें देखते हैं कि आपके बाकी फाइलों ने क्या रिस्पॉन्स किया है। जी अब्बास, आपने क्या आंसर लिखा है? सर मेरा आंसर आया है 0.4898। नहीं, ये ठीक नहीं है। और कोई रिस्पॉन्स करना चाहेगा कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट? नेगेटिव 0.2 एंड 1.2। देखें इसमें यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है साइन ऑफ बी वाई एक्स या बी एक्स वाई। इसका मतलब है और किसी का एक का साइन इधर है। देखिए, आपने जो पिछले लेक्चर में रिग्रेशन की एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि दोनों स्लोप्स के साइन क्या होने चाहिए? साइन ऑफ टू स्लोप्स मस्ट सेम। ये नहीं पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी? साइन ऑफ टू स्लोप्स मस्ट सेम। तो यहां तो फिर साइन एक का नेगेटिव आ रहा है और एक का तो पॉजिटिव आ रहा है। ये तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही रॉन्ग हो गया। तो यस, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी डेटा सेट से दो स्लोप्स कैलकुलेट करें और एक का साइन नेगेटिव आ जाए और एक का साइन पॉजिटिव आ जाए। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी इस तरह के प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे अच्छा जी आप फिर आर का आंसर बताएं, क्या लिखेंगे? हम जीरो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। क्योंकि आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जी एक स्लोप का साइन नेगेटिव आ जाए एक स्लोप का साइन पॉजिटिव आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आप इसको जीरो नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है कि जी एक का साइन नेगेटिव आ गया और एक का साइन पॉजिटिव? हमने प्रॉपर्टी ऑफ स्लोप्स पहले पढ़ी हुई है, बोथ स्लोप कोएफिशिएंट मस्ट हैव द सेम साइन। जी अब थर्ड पार्ट करेंगे आप। byx is 1.5 and bxy is 2.5। इसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे।
क्या हुआ है? जी बट्टी, सर मेरा आंसर 1.94 है। 1.94 आया आपका आंसर। हाँ जी। तो ये पॉसिबल है कि रिग्रेशन का आंसर, कोरिलेशन का आंसर 1.94 आ जाए? ज्यादा से ज्यादा कितना आंसर आ सकता है इसका? 1 1? ये -1 और 1 से बाहर तो नहीं जा सकता ना ये। तो आपने तो हाँ जी। 1.94 कैलकुलेट किया है, तो देखिए आपने क्या रॉन्ग किया, चेक करें जरा। जवेरिया, जवेरिया, वो बोलो तो सही। सर मेरा भी गलत हो गया, मेरा भी थोड़ा ज्यादा मैं भी हाँ तो आप देखें, सर मैं चेक। बोल रही थी, सॉरी। हाँ अब्बास, यार सर ये थोड़ा गलत होगा, मैं चेक कर रहा हूँ अभी। आज चलें ठीक है। सर वो 1 से भट्टी, सर 1.94 ही बन रहा है, क्योंकि जो आपने जिस फॉर्मूले से बताया उस फॉर्मूले से ही बन रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हो नहीं सकता ना। ठीक है, आपने अपनी कैलकुलेशन चेक कर ली है, उसके मुताबिक तो 1.94 ही बनता है, कैलकुलेशन के मुताबिक 1.94 बनता है, लेकिन लॉजिक कहता है जी कि इसका आंसर तो +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप जरा मुझे ये चेक करके बताएं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक स्लोप का आंसर 1.5 और दूसरी स्लोप का आंसर 2.5 हो? प्रॉपर्टीज को जरा जेहन में रखें, साइन तो इनके सेम है। उधर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ वन ऑफ द स्लोप कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन अदर मस्ट बी लेस देन 1। पढ़ी थी प्रॉपर्टी, याद है? जी पढ़ी थी। हाँ, तो ये तो दोनों 1 से ग्रेटर हो गए हैं, देखा? हाँ जी। 1 से चूंकि दोनों ग्रेटर हो गए हैं, इसलिए जो आपका आंसर है वो ठीक नहीं है, और फिर हम वही आंसर इसका लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि दोनों के दोनों जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं उनके आंसर्स अपोजिट हों। ये हो ही नहीं सकता कि दोनों के दोनों आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर होने चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन बैंक में इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं कि जिसमें वो स्लोप्स दे देता है और कहता जरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें। तो बी केयरफुल, पहले चेक कर लें कि जो स्लोप्स की पॉसिबिलिटी हमसे हम डिस्कस की हुई है कि जी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो पहले उसको कंफर्म किया करें कि जी चेक कर लें क्या दोनों के साइन सेम है, क्या दोनों 1 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर ये सिचुएशन है तो सिंपल इज दैट कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो आपने मेंशन किया है। और अगर आप चेक कर रहे हो कि हाँ जी ठीक है जी साइन भी सेम है, दोनों 1 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर आप देखें ना, पहले में साइन सेम थे, एक 1 से ग्रेटर था लेकिन दूसरा 1 से कम था। ये अगर 1 से ग्रेटर था तो ये 1 से कम था, तो आपने बिल्कुल उसको टेक्निकली कैलकुलेट किया और बिल्कुल ट्रू आंसर आ रहा था, विच इज 0.49। तो ये एक छोटी सी हमारे पास एक्सरसाइज थी कि आई थिंक सो कि अब आपको ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक ये मैंने चीज एक्सप्लेन करनी थी और एक ये चीज एक्सप्लेन करनी थी, अब आप इसको क्लियरली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर। अब दो रिग्रेशन लाइंस की जब मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब है एक मैं कह रहा हूं y ऑन x और एक क्या कह रहा हूं x ऑन y, इसलिए दो रिग्रेशंस की बात हो रही है, एक y ऑन x और एक x ऑन y। इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, कहता फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दी रिग्रेशन लाइंस हैं और क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट R। रिमेंबर, रिग्रेशन लाइंस में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, याद करें बनाई कैसे थी हमने? रिग्रेशन लाइंस जो बनाई थी वो ए, इंटरसेप्ट और स्लोप, इन इंफॉर्मेशन को यूज किया था तो रिग्रेशन लाइन बनी थी। इसका मतलब है कि रिग्रेशन लाइन से अगर आपको चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो स्लोप और इंटरसेप्ट ही हो सकता है। रिग्रेशन कोरिलेशन तो इसमें यूज भी नहीं हुई थी और हम इसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ना वो इसमें अवेलेबल थी, ना इसमें यूज हुई थी, ना हम इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम नहीं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते, ये क्यों? इससे वो बनी ही नहीं है।
इसी तरह से जो दूसरी रिग्रेशन लाइन है उससे भी आप स्लोप और इंटरसेप्ट तो निकाल सकते हो। ये x ऑन y है, ये y ऑन x है। आप स्लोप और इंटरसेप्ट तो इन लाइनों से निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम r नहीं निकाल सकते। लेकिन उसने तो आपको पूछा हुआ r निकाल लें, तो हम इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इस रिग्रेशन लाइन से हम ये पहले दो स्लोप्स कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये दो स्लोप्स कैलकुलेट हो जाएं, तो जो अभी आर्टिकल हमने पढ़ा है इसकी मदद से फिर हम आर फाइंड कर देंगे इनका ज्योमेट्रिक मीन लेके। ठीक है ना। रिग्रेशन लाइन से अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है तो वो इंटरसेप्ट और स्लोप्स की मिल सकती है, डायरेक्टली आर की नहीं मिल सकती। हम क्या करेंगे, उन रिग्रेशन लाइन से स्लोप्स कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरसेप्ट तो हमें चाहिए भी नहीं। जब दो स्लोप्स आ जाएंगी तो अभी जो प्रीवियसली हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ है इसके मुताबिक हम ये लास्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और कह देंगे ठीक है जी, दो स्लोप्स आ गई हैं और दो स्लोप्स की मदद से तो आर जरूर फाइंड हो सकता है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम दोबारा से आर फाइंड कर लेंगे। अब ये एक्सरसाइज हमने पहले भी की थी कि अगर रिग्रेशन लाइन से इंटरसेप्ट और स्लोप को आइडेंटिफाई करना हो तो उन रिग्रेशन लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। याद रखें कि जो y ऑन x की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि y मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑल द अदर ऑन द राइट साइड। जो x के साथ लिखा हुआ होगा वो स्लोप है, और जब x ऑन y लिखते हैं तो x मस्ट बी ऑन द राइट साइड एंड ऑल अदर ऑन द राइट साइड, और जो y के साथ अटैच होगा वो दो स्लोप्स होंगे। तो मैंने इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। रिग्रेशन लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर, y ऑन x की रिग्रेशन लाइन 8x को उधर मूव कर दिया, 16 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास y ऑन x की स्टैंडर्ड लाइन बन गई, और ये उसमें से स्लोप एक्सट्रैक्ट हो गई 0.5। फिर इसी तरह से x ऑन y को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, x जो है वो लेफ्ट साइड पे रखा, बाकी सारा कुछ राइट साइड पे, और यहां से दूसरी स्लोप भी आ गई 375। और जब ये दो स्लोप्स आपके पास आ जाएं तो फिर आप इसको यूज करते हुए अगेन वही प्रॉपर्टी, साइन दोनों के प्लस हैं, प्लस लिख दिया है, 0.375 और 0.5 का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया विच इज 0.433। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन था आपके। जाहिर है पहले तो फर्स्ट साइड पे तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है कि जी डेटा भी नहीं दिया हुआ तो आर कैसे फाइंड करना है। डेटा ही नहीं दिया हुआ तो आर हमने कैसे फाइंड कर लेना है। तो इसमें तो रिग्रेशंस में तो आर नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन लाइंस में अगर कुछ है तो क्या होती है, स्लोप्स होती हैं। तो स्लोप्स की मदद पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, स्लोप्स वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, और स्लोप्स को कैलकुलेट करने के बाद हम फिर वहां से आर की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज थी और ये एग्जाम का क्वेश्चन था जो मैंने इस वक्त आपके साथ शेयर किया है कि उसने रिग्रेशन लाइन देने के बाद कहा था कोरिलेशन फाइंड करें, आर फाइंड करें। रिग्रेशन लाइन से स्लोप तो जरूर फाइंड हो सकती है और स्लोप से आर फाइंड हो सकता है, तो डायरेक्टली नहीं आप आर पर पहुंचे, आप वाया स्लोप्स पहुंचे, पहले स्लोप्स और स्लोप से आर में गए। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा है कि रिग्रेशन के और कोरिलेशन के इंग्रेडिएंट चूंकि सेम है, इंग्रेडिएंट्स उनके सेम है, तो फिर ये एक दूसरे से कैलकुलेट हो सकती हैं। पिछली स्लाइड्स में अगर ये कहा जा रहा है कि आर जो है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है ना, लेफ्ट साइड पे, उसका मतलब होता है इसे कैलकुलेट कर रहा है आर को, किसकी मदद से, बी की मदद से। और अब इसके ऑपोजिट हो गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, बी कैलकुलेट कर रहे हैं, किसकी मदद से, आर की मदद से। तो आर मालूम हो, बी मालूम किया जा सकते हैं, और अगर बी मालूम हो तो आर भी मालूम किया जा सकते हैं। हाँ, स्लोप्स कैलकुलेट करनी हो, बिल्कुल ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ पहले ये वाला, लेकिन इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ओरिजिनल डेटा होना चाहिए। यहां डेटा नहीं है, यहां तो वो आर कैलकुलेट कर रहा है, और याद करें कि आर में ये चीजें यूज नहीं हुई, आर में ये यूज हुई हैं। इसका मतलब है उसने कुछ कैलकुलेशंस करके रख दिया है। तो हम इस फार्मूले को, स्लोप्स के इस फार्मूले को r is equal to sy which is the standard deviation of y over standard deviation of x, इसकी मदद से आपको स्लोप भी मालूम हो सकती हैं। और दूसरा जो b xy की स्लोप है, xy की, तो जहां y लिखा हुआ था वहां x कर दें, जहां x लिखा हुआ था वहां y कर दें। ऐसे भी याद रखा जा सकता है, अगर y ऑन x है तो y ऊपर आएगा और x जो है वो डिनोमिनेटर में, अगर b xy है तो x ऊपर आएगा और y जो होगा वो
डिनोमिनेटर में आएगा। तो आप मालूम कर सकते हैं इसमें स्लोप्स की मदद से कोरिलेशन और इसमें कोरिलेशन की मदद से स्लोप। ठीक हो गया। अभी इसकी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करते हैं। जो थर्ड वन है, अच्छा ये ना छोटी छोटी सी ये एग्जांपल्स हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए कि जी ये मालूम हो तो ये कैलकुलेट करें, ये इंफॉर्मेशन हो तो यहां से ये कैलकुलेट करें। तो चूंकि ये आपस में सारे इंटरलिंक है तो इसलिए। सेकंड हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पढ़ा था, आर स्क्वायर, जिसको हमने कहा था एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने आर स्क्वायर पढ़ा था, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, आप उसे कोरिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोरिलेशन से आप ये समझ लें कि जो इतना पोर्शन है ये वाला, अगर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करके उसी का स्क्वायर कर दें तो बिल्कुल एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल के बराबर आ जाता है। तो फिर जस्ट इसका स्क्वायर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो कि हमने एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल इनटू 100 से कैलकुलेट किया था, ये कोरिलेशन से भी कैलकुलेट हो सकता है। एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल अगर कैलकुलेट करना हो तो कोरिलेशन कैलकुलेट कर ले और उसको स्क्वायर कर दें। अच्छा, एग्जाम में आपको फर्ज करें एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है, एक्स वाई का डेटा देके आपको कह देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर फाइंड करें। याद रखें कि अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो इसमें आपको ये वाली इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी, डिवाइडेड बाय टोटल, ये वाला फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और जिसके लिए चूंकि कोवेरियंस आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से नहीं ले सकते तो फिर मैन्युअली काम करना ही पड़ेगा। अल्टरनेटिवली क्या करें, कैलकुलेटर पे डेटा फीड कर दें, आर नोट कर लें, कोरिलेशन कल पढ़ा था ना हमने, इसी को स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई करने कहते हैं जी ये आर स्क्वायर आ गया। बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन आपने यूज करनी है कि अगर डेटा देके आपको वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कह दे तो हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल कर दें या हम कोरिलेशन फाइंड कर लें। चूंकि कोरिलेशन डायरेक्टली हमारे कैलकुलेटर्स पर अवेलेबल है, की जा सकती है, तो हम उस ऑप्शन पे जाएंगे और डायरेक्टली हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो यूज कर लेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल नीचे कोट की है। एग्जांपल है फाइंड टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यानी कि एक बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को कह रहा है एंड एस एक्स वाई यानी कि कोवेरियंस को कह रहा है। तो दो आपसे स्लोप्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है और एक कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल रहा है। और क्वेश्चन में उसने जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक आपने कोरिलेशन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और क्वेश्चन कर रहा है स्लोप्स कैलकुलेट करें। अब देखें इस वक्त तो ये क्वेश्चन इसलिए आसान है कि अभी आप पढ़कर आ रहे हैं कि जी अगर स्लोप्स मालूम करनी हो, एक तरीकाकार तो यही है, लाइक ये वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये स्लोप के लिए और ये वाली इंफॉर्मेशन इस स्लोप के लिए होनी चाहिए। भाई आपको स्लोप कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था, आप जो मर्जी चॉइस यूज कर लें, लेकिन पहली चॉइस इसलिए यूज नहीं हो सकती कि इसके लिए आपको कोवेरियंस रिक्वायर है और वो इस इंफॉर्मेशन में अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो फाइंड ही करना है ना, फाइंड। तो वो तो अगर आपको कोवेरियंस भी मालूम करना है तो फिर किस तरह से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली जो चॉइसेस हैं ये तो कम से कम आप यूज नहीं कर सकते, ये चॉइस नहीं यूज हो सकती क्योंकि इसके लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो हम ये चॉइस जो है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो इसके लिए अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली सेकंड के लिए भी वही इशू आएगा। हाँ, अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आर मालूम हो और दो स्टैंडर्ड डेविएशंस मालूम हो तो फिर तो कर सकते हैं। तो देखें ये तीनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बी एक्स वाई कैलकुलेट किया जा रहा है, आर 0.97,
0.97 एंड देन SXY जो कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है 17.08 एंड YX दिस इज 14.37। तो BXY का आंसर आ गया 1.16। BYX में क्या करना है, इनको आपस में उल्टा दें, तो ये BYX का आंसर आ गया 0.81। तो देखें ये दोनों आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो गए और लॉजिकली भी ट्रू आ रहे हैं, साइन भी सेम आ रहे हैं, एक बड़ा है दूसरा कम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरी जो ऑप्शन थी कि जी कोवेरियंस भी कैलकुलेट करना है। अब याद करें कोवेरियंस किस किस के फार्मूले में यूज होता है। कोवेरियंस इस फार्मूले में यूज हो रहा है, इसके अलावा कोवेरियंस इस फार्मूले में भी यूज हो रहा है, इस फार्मूले में भी यूज हो रहा है। अब चूंकि आप स्लोप्स कैलकुलेट कर चुके हैं तो फिर तो आप क्या करें, 1.16 इधर रख लें, ये वाली वैल्यू इधर कर दें और SX आपको दिया गया 17.08 और उसका स्क्वायर कर दें, ये भी एक ऑप्शन थी, ठीक है ना। और दूसरी में वो मेरा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि SXY की वैल्यू फाइंड करनी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो SXY इज इक्वल टू R स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने यूज की है और यहां से कोवेरियंस भी कैलकुलेट कर। तो जब आप एक दफा ये सारे फार्मूले स्क्रीन पर लिख लेंगे, यानी कि आपके ज़हन में होंगे कि अच्छा जी R है तो स्लोप में जाया जा सकता है, स्लोप्स है तो R भी कैलकुलेट हो सकता है, तो फिर शायद आपके लिए ये चीजें इजी हो जाए। अच्छा, ये जो हमने अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा हुआ है, जिसे हम R बोलते हैं, R, इसका फार्मूला या इसका जो कॉन्सेप्ट है, देखें कोई ना जो फार्मूले या कॉन्सेप्ट है ये ऐसे तो नहीं, ये कुछ जिस तरह से कोई भी चीज इन्वेंट की जाती है, इजाद की जाती है, तो मैथ स्टैट्स के फार्मूले, फिजिक्स के, तो ये भी तो जो फील्ड के रिसर्चर्स होते हैं वो इनको इन्वेंट करते हैं। इसका जो R कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो एक स्टैटिस्टिशियन था, उसका नाम था पियर्सन, बाकी भी उसके नाम था, तो इस वजह से इसे हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। वैसे तो हम R कहते हैं ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेकिन लिटरेचर में इसके राइटर के नेम के साथ ही इसे कहा जाता है, तो इसे कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बेस्ड on the assumption that variable involves are quantitative, यानी कि जो दो वेरिएबल जिनके दरमियान हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटी से मेजर होने चाहिए। याद है ना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो ये कंडीशन थी उसके लिए कि ऐसा डेटा जिसमें दो वेरिएबल जो इन्वॉल्व हैं दोनों क्वांटिटी के साथ मेजर होने चाहिए। तो देखें अभी जो हमने एग्जांपल की है, इसमें पहला वेरिएबल है पेपर मार्क्स इज इन क्वांटिटी, दूसरा है वाइवा मार्क्स इट इज आल्सो इन क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटीज में हैं। और फिर जब मैंने पहला लिखा था तो लिखा था व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव, अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे तभी आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा? पियर्सन का कोरिलेशन, पियर्सन का फार्मूला यूज कर सकते हो। तो ये पियर्सन का फार्मूला ही है। मैं अभी पियर्सन का वर्ड बोल रहा हूं, पहले सिर्फ कोरिलेशन कह रहा था और अब वर्ड बोल रहा हूं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए। However, in many cases the one or both variables may be qualitative। कहता है जी अगर क्वालिटेटिव हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर ये पियर्सन का फार्मूला यूज नहीं हो सकता। दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव हों, क्वांटिटी से मेजर किए गए हों, तो फिर तो आप पियर्सन का फार्मूला यूज कर सकते हो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, याद है ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, लेकिन ऐसे क्वालिटेटिव हैं जिनको ऑर्डर किया जा सकता है। कलर रेड ब्लू ग्रीन, ये क्वालिटेटिव कलर है, रेड ब्लू ग्रीन, लेकिन मैं उनको ऑर्डर नहीं कर सकता कि जी सबसे अच्छा कौन, फिर उसके बाद फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, नहीं हो सकता। शर्ट साइजेस स्मॉल मीडियम लार्ज, ये क्वांटिटी नहीं है, स्मॉल मीडियम लार्ज, नो न्यूमेरिक्स देयर, लेकिन मैं इनको ऑर्डर कर सकता हूँ। स्मॉल सबसे पहले, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है ना।
इसी तरह से टूथब्रश है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, आप कहें जी ये तो हाँ कीमत होती ना 15 20 30, ये क्वांटिटी है उसकी टूथ की सॉफ्टनेस, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, तो ये तो नहीं नंबर, लेकिन मैं इनको ऑर्डर कर सकता हूं, यानी कि इनको क्वालिटेटिव हो, ऑर्डर तो किया जा सकता हो, लेकिन कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, क्वांटिटी के साथ आप मेजर नहीं कर सकते। तो कहता जी बहुत सारी सिचुएशन में तो ये भी होगा, और अब अगर कोरिलेशन फाइंड करनी हो तो फिर क्या करना होगा। तो पियर्सन के लिए तो दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव होने चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई एक वेरिएबल या इवन दोनों के दोनों वेरिएबल ही क्वालिटेटिव में चले जाएं तो फिर क्या करना है। इन सच केसेस स्पीयरमैन, चूंकि मैंने इसीलिए कहा ना कि फिर हम राइटर के नेम साथ लगा लेते हैं, तो फिर स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। किस सिचुएशन में, अगर अब ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया था कि विच टाइप ऑफ कोरिलेशन यू वुड यूज इफ वन ऑफ द वेरिएबल इज क्वालिटेटिव और बोथ, तो स्पीयरमैन। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के दो फार्मूले, एक पियर्सन फार्मूला, एक स्पीयरमैन फार्मूला, और जो पियर्सन फार्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब दोनों के दोनों वेरिएबल्स होंगे वो क्वांटिटी में होंगे, और अगर कोई एक वेरिएबल या दोनों वेरिएबल ही क्वालिटेटिव हो जाएं, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे क्वालिटेटिव जो ऑर्डर्ड में हो, हाँ ऑर्डर में नहीं किया जा सकता जैसे कलर है, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए फिर और कोई हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अब इसमें मैंने एक वे आउट लिखा है इसका, कहता है इफ वन वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव एंड अदर वन इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी में हो, देन असाइन रैंक्स, रैंकिंग कर देना, ऑर्डरिंग को कह रहा हूं, टू बोथ द वेरिएबल्स एंड देन कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन। तो देखें इसमें इसके नाम के अंदर भी उन्होंने लिख दिया है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके पास जो डेटा सेट होगा आप उसकी पहले रैंकिंग कर देंगे, ऑर्डरिंग कर देंगे, और जब रैंकिंग करेंगे, देखें स्मॉल मीडियम हार्ड की रैंकिंग अगर आप करेंगे तो आप कहोगे स्मॉल 1, मीडियम 2, लार्ज 3, एक्स्ट्रा लार्ज 4, ये न्यूमेरिक्स बन गए 1 2 3 4, इंस्टेड ऑफ स्मॉल मीडियम लार्ज और वेरी लार्ज आप 1 2 3 4। तो यही कह रहा है कि आप इस डेटा को पहले रैंकिंग कर देंगे और फिर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन इंटरव्यू ग्रेड एंड टेस्ट स्कोर। आप समझ लो उसी किस्म का ही डेटा सेट है कि रिटन टेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स के और साथ वाइवा हुआ है या इंटरव्यू वाइवा हुआ है। पहला जो स्टूडेंट है उसके पेपर में, थ्योरी के पेपर में 60 नंबर थे, वाइवे में उसका A ग्रेड आया। जो दूसरा स्टूडेंट था रिटन पेपर में उसके 61 नंबर हैं और इंटरव्यू में उसका B ग्रेड आया। तीसरे स्टूडेंट के पेपर में तो 50 हैं लेकिन इंटरव्यू वाइवा दिया उसने A ग्रेड है। यहाँ 72 है लेकिन ग्रेड उसका C आया है। यहाँ 70 नंबर रिटन टेस्ट में है, डेट उसका D आया है। तो ये आपके पास डेटा है, लेकिन जो इंटरव्यू ग्रेड है वो न्यूमेरिक्स नहीं है, वो A B A C D के अंदर आ रहे हैं, और जो टेस्ट स्कोर है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, वो न्यूमेरिक है। सबसे पहला काम कि जी कोरिलेशन में हमें एक्स वाई तो करना ही पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। अब इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने किसको एक्स कहना है और किसको वाई कहना है। एनीवन कैन बी एक्स एंड एनीवन कैन बी वाई। अब जो पिछली मैंने आइडिया दिया था कि करना क्या है, असाइन रैंक्स, रैंकिंग करनी है आपने, ऑर्डरिंग करनी है। जो सबसे हाईएस्ट होगा उसे आप नंबर 1 कह दें। इंटरव्यू में आ गए A इज द हाईएस्ट, इसे आपने नंबर 1 कह देना। अब आपने देखना है कि कोई और A भी नहीं है, हाँ एक और A भी है, ये भी A ग्रेड ही आया। आपने इसे नेक्स्ट रैंक देना है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं वाई। नंबर 2 आप इसको भी नंबर 1 कर सकते थे, आप इसको भी नंबर 1 कर सकते हैं, इसको नंबर 1 कर सकते हैं और इसको नंबर 2 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद देखें और A है, अगर और भी A होगा तो वो फिर नंबर 3 पे जाएगा, यानी कि आपने नेक्स्ट रैंक पे चलते जाना है। अब A सारे खत्म हो गए, अब B पर शिफ्ट हो जाए। B, ये B है, इसका रैंक 3, नेक्स्ट। और अगर कोई B आएगा 4,
और बी आएगा 5, बी खत्म होंगे तो फिर नेक्स्ट पे जाना है। अब बी के बाद सी आता है और 3 हो चुके हैं तो इसका रैंक 4 और सी कोई नहीं है। अब डी आ गया, ये आपने इनको रैंक दे देने हैं और मैं इनको कह रहा हूं कि ये इनके टेम्परेरी रैंक है, टेम्परेरी। अब टेम्परेरी रैंक इसलिए हैं कि रैंकिंग का मतलब है ऑर्डरिंग कर देना। मैं कह रहा हूं जो तीसरा स्टूडेंट है वो इंटरव्यू में उसका रैंक 1 है, सबसे ऊपर है 1 रैंक, और ये जो स्टूडेंट नंबर 1 है इसका रैंक 2 है, यानी कि ये उसके बाद आता है। तो ये तो जस्टिफाई नहीं है, दोनों के ग्रेड ए हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो जी कि उसका रैंक 1 है और उसका रैंक 2 है? जब इसको हम कहते हैं टाई हो गया, टाई रैंक हो गए, मैच हो गए, मैचिंग रैंक, टाई रैंक। क्या करना है ये, इसीलिए मैंने इनको टेम्परेरी रैंक दिए थे। आपने इनकी एवरेज कर देनी, रैंक्स की एवरेज करनी है। इसका रैंक है 2, इसका रैंक है 1, इसकी अगर आप एवरेज करेंगे तो वो बनता है 1.5। तो अब आपने इनको इनके परमानेंट रैंक देने हैं। पहले रफ रैंक दे देंगे आप, और टाई की सूरत में जो रैंक्स आएंगे, एक 2 है एक 1 है, 2 क्वांटिटीज हैं, एवरेज करके और आपने इनको रैंक असाइन करते हैं 1.5 एंड 1.5। अच्छा, अब बात आ गई बी की। बी तो किसी के साथ टाई नहीं है, तो जो इसका टेम्परेरी रैंक है वही इसका परमानेंट रैंक है। सी किसी के और सी नहीं है, जो इसका टेम्परेरी रैंक है वही उसका परमानेंट रैंक है। डी और डी नहीं है, जो उसका टेम्परेरी रैंक है वही उसका परमानेंट रैंक। टेम्परेरी रैंकिंग कर देनी है, ऐसे वैल्यूज जो आपस में मैच कर जाएं उनके रैंक्स को आपने एवरेज करके असाइन करना है। जो मैच कर जाएं उनके रैंक्स को आपने एवरेज करके जो है वो आपने असाइन कर देना। अच्छा, अब जस्ट लाइक आप ये समझ लें कि ये रैंक ऑफ एक्स आ गया आपके पास। आप कहें जी हाँ ये समझ आ रही है, ये डेटा पहले क्वालिटेटिव था और हमने इसको क्वांटिटी में बदल लिया है, 1 2 3 4 वगैरह हो गए, अब तो पियर्सन का फार्मूला यूज कर दें। देखें ये क्वांटिटी है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ें तो आप शायद ये पढ़ रहे हैं कि जी स्टूडेंट के टेस्ट में 60 नंबर आए हैं, इंटरव्यू में 1.5 नंबर आया, वहां नंबर से हो रहा है, यहां वैल्यू नंबर है और यहां ये 1.1 ग्रेड है। देखें, अगर आप कहेंगे जी इसका पहला नंबर है, 1 नंबर है इसका दौड़ में, तो वो सबसे अच्छा है। और अगर आप उसे कहेंगे इसके 1 नंबर है, मार्क्स आए हैं 1, ये क्लास में नंबर 1 स्टूडेंट ये आया है, नंबर 1 ऑर्डरिंग है, वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर कहें आप क्लास में इसका 1 नंबर आया है, यानी कि 1 मार्क्स आए हैं एग्जाम में, वो तो वर्ष है, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी कि एक साइड पर आपने मार्क्स लिए हुए हैं और दूसरी साइड पर आपने मार्क्स नहीं लिए हुए, पोजीशन ली हुई है। तो या तो फिर पोजीशन को भी मार्क्स में बदलें, ये तो नहीं बदल सकते। हमें क्या पता कि जिसकी पोजीशन 1.5 हो तो उसके कितने नंबर होने चाहिए। तो पोजीशन को तो आप मार्क्स में नहीं बदल सकते, लेकिन हम मार्क्स को पोजीशन में भी बदल सकते हैं। यस, मार्क्स पोजीशन में बदले जा सकते हैं। यानी अब मजबूरी बन गई है, चाहे क्वालिटेटिव एक वेरिएबल सी था, लेकिन मजबूरी बनी है अब हमें दूसरा भी रैंकिंग में ही चेंज करना होगा। उसी तरह से हाईएस्ट कौन है, 72 नंबर 1, और 72 नहीं है, फिर 70 है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। चूंकि इसमें कोई टाई नहीं है, जो इनके टेम्परेरी रैंक हैं वो ही इनके परमानेंट रैंक भी हो जाएंगे। सेम 4 3 5 1 2। अगर तो टाई हो तो फिर तो टेम्परेरी रैंक दे के उनको एवरेज करनी है, लेकिन अगर उनमें टाई नहीं आ रही तो वही उनके परमानेंट रैंक हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी आपने इधर जो पहले उनको 1 2 किया और फिर बाद में एवरेज करके बराबर किया, तो आप पहले ही उनको इस तरह कर देते, बजाय इसके कि आप 1 2 वाली ऑप्शंस पे जाते तो पहले ही आप उनको इस तरह से कर देते। चले, अगर मैं फर्ज करें पहले ऐसे कर दूं तो फिर इसके अकॉर्डिंगली ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाना था। ऐसे ही था ना, 1 1, यानी कि जो एक जैसे हैं उनको एक जैसा रैंक कर देते।
अब एक स्टूडेंट है, उसका रैंक सेकंड आ रहा है, वाईवे में उसका सेकंड रैंक है, इसका मतलब है कि वो सेकंड पोजीशन पर है, ऐसा कह दें। यानी कि उससे ऊपर कितने स्टूडेंट है? एक, जिसका नंबर 1 होगा। लेकिन बी का क्लास में सेकंड रैंक तो नहीं है। बी को अगर आप पोजीशन को देना चाहते हैं तो वो तो तीसरी होनी चाहिए। क्यों? इससे पहले ये 2 आते हैं। तो ये रैंक आपको बता रहा है ये क्लास की सेकंड रैंक पर है, सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड पोजीशन पे या सेकंड रैंक तो नहीं है, उससे ऊपर 2 हैं। लेकिन यहां ठीक है, मैंने कहा जी रैंक बी का 3 है, बिल्कुल यहां से समझ आ गई है जी कि बी जो स्टूडेंट है उससे ऊपर भी 2 स्टूडेंट है, क्योंकि इसका रैंक 3 है, तो इससे ऊपर 2 स्टूडेंट के वाईवे के नंबर है। लेकिन जो बी के ऊपर 2 स्टूडेंट वाईवे के नंबर है, उनकी रैंकिंग तो फिर सेम होनी चाहिए। देखिए रैंकिंग भी सेम है, ठीक है ना। तो ये रीजन थी कि क्यों ऐसा करना है कि जी पहले टेम्परेरी रैंक करने हैं, बाद में एवरेज, इसलिए कि हर एक की पोजीशन जो है वो बिल्कुल आइडेंटिफाई रहे। इधर पता चलता है जी बी का रैंक 2 है, तो आप फौरन कहें जी, अब देखें ना, हो सकता है उससे ऊपर 3 हो, 4 हो, तो बी तो का रैंक 2 तो नहीं फिर होना चाहिए था, और जो बी के ऊपर जाएगा उसका रैंक सेम भी होना चाहिए था। तो यही रीजन थी कि क्यों उसके रैंक जो है वो सेम है। और ये पहले बता दिया गया है कि कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं होती, तो इसलिए ये रैंक एक्स और ये रैंक वाई जो है वो आ गया। अच्छा, इसके बाद अब उसने जो स्पीयरमैन ने फार्मूला दिया था कि जो रैंकिंग आपने कर ली है, उसके बाद उसने जो फार्मूला ड्राइव किया है, फार्मूला दिया था, तो ये वाला है 1, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला, माइनस ब्रैकेट 6, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला। जब मैं कह देता हूं ना पार्ट ऑफ अ फार्मूला, तो इससे मुराद होती है कि मैंने डेटा से कोई चीज नहीं नोट करनी, मैंने इधर 6 लिखना ही है, चाहे जो भी मर्जी डेटा हो, और जो डेटा से चीज आएगी वो समेशन डी स्क्वायर होगा। समेशन डी स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर, ये आपके नोट्सों में एग्जांपल मैंने की हुई है, ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस द एडजस्टमेंट फैक्टर, प्लस द एडजस्टमेंट फैक्टर। ये डी क्या है? डी है डिफरेंस ऑफ रैंक, ये वाला रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, डी फॉर डिफरेंस ऑफ रैंक। जिससे मर्जी कर लें, एक्स में से वाई माइनस कर दें, लेकिन रैंक का करना है, यानी कि इनका तो हो भी नहीं ना सकता डिफरेंस, इनकी रैंकिंग का आपने डिफरेंस कर देना। 1.5 माइनस 4, 3 माइनस 3, 1.5 माइनस 5, 4 माइनस 1 और 5 माइनस 2। तो डी जो है वो डिफरेंस ऑफ रैंक को हम बोलते हैं, डी इज द डिफरेंस ऑफ रैंक, ठीक। और देखिए फार्मूले में हमें क्या चाहिए? डी का स्क्वायर चाहिए, तो फिर मैंने डी स्क्वायर भी कर लिया। इसलिए आप जिधर से जिसको मर्जी माइनस कर ले, यहां नेगेटिव पॉजिटिव साइन जरूर आएंगे, लेकिन इधर आके सारे प्लस हो जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 36.5 ये किसका आंसर आ गया? सम डी स्क्वायर का आंसर आ गया। अच्छा, अब प्लस रह गया एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है और क्यों अप्लाई करते हैं? जब स्पीयरमैन ने फार्मूला दिया 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का, और उस वक्त तक तो जाहिर है लोग पियर्सन का फार्मूला ही यूज करते थे, तो किसी ने कहा जी कि फर्ज करें अगर डेटा इस किस्म का आ जाए जिसमें डेटा क्वांटिटी में ना हो, क्वालिटी में आ जाए, तो देन व्हाट? उस वक्त तक तो पियर्सन की डेथ डुथ हो चुकी थी, जाहिर है उसको तो नहीं जाके कह सकते भी तुम्हारे फार्मूले में ये मसले आ गए, अब क्या करें। तो फिर उस वक्त एक और साइंटिस्ट जो था स्पीयरमैन, उसने फिर अपनी रिसर्च की और ये एक आइडिया दिया, उसने कहा जी कि ये एक फार्मूला। तो स्टार्ट में जो उसने फार्मूला एक्चुअली दिया था वो सिर्फ इतना था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर वाला है ये नहीं था और वर्क कर रहा था। फिर एक लोगों ने जब इसको यूज करना स्टार्ट किया तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम उनको सिर्फ उस जगह पर आ रही थी जब वो टाई हो जाते थे, जब वो टाई रैंक हो जाते थे। तो फिर किसी ने आइडेंटिफाई किया कि जी आपका फार्मूला आम हालात में तो ठीक काम करता है, लेकिन अगर डेटे में टाई आ जाते हैं तो ये फार्मूले जो भी है उसने प्रूफ किया था कि इट्स रॉन्ग। अब जाहिर है स्पीयरमैन ने इतनी एफर्ट की थी और काफी जगह पर तो ये ठीक ही चल रहा था, ओकेजनली जब टाई आते थे तो वो ये प्रॉब्लम करता था। तो फिर उसने दोबारा से अपने फार्मूले को रीथिंक किया और बाद में उसने कहा कि ओके, इसका भी सोल्यूशन उसने फाइंड कर दिया। उसने कहा फिर आप ना साथ एक छोटा सा एडजस्टमेंट फैक्टर लगा दिया करें। कब?
व्हेन देयर इज अ टाई इन द डेटा। जब भी डेटे में टाई आए, उसको टाई की वजह से आप समझ लें कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को, उस करेक्शन को एडजस्ट करने के लिए आप उसके साथ एक एडजस्टमेंट फैक्टर लगा देंगे, विच इज q क्यूब माइनस टी बाय 12, t क्यूब माइनस टी बाय 12, ये एडजस्टमेंट फैक्टर लगा देंगे। जितने टाई आ रहे हैं, जितने टाई आ रहे हैं, अब इसमें t क्या चीज है, ये कंसर्न है। अब देखिए, सबसे पहले आपने x में आ जाना है, ये टाई है, कितने इस टाई में इन्वॉल्व है, 2 हो सकता है ना, एक और a हो जाता तो फिर ये 3 बन जाने थे। इस वक्त जो टाई आ रही है वो सिर्फ 2 में आ रही है, तो यहां t से मुराद 2 होगा। अगर 3 a होते तो फिर t से मुराद 3 हो जाना था, अगर 4 a होते तो t से मुराद 4 a हो जाना था, ठीक है ना। तो a इससे मुराद ये है, t से मुराद ये है कि जो टाई आ रही है उसे अब काउंट कर लें। आप कहेंगे 2 हैं एक टाई में, तो 2 की पावर 3 फार्मूले का पार्ट है, -2 विच इज t बाय 12 अगेन इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला। अच्छा, इसमें और टाई नहीं है, अगर इसमें और टाई होती तो फिर मैंने इन चीजों को प्लस करते जाना था, यानी कि फिर मैंने अप्लाई, फर्ज करें कि ये होता, आपने कहना था ए के लिए तो हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली है, ये ए के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, प्लस अब जो दूसरा है बी, वो भी टाई में है, उसमें कितने हैं, उसमें 3 है, तो आप फिर कहेंगे कि ये बी के लिए एडजस्टमेंट आ गई, इसलिए प्लस, अगर कोई और होता तो उसके लिए भी, और उसके बाद आपने दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर जाना है, यहां पर भी प्लस करते जाना है सारे एक ही दफा, आखिर में सॉल्व करके आप समझ लें ये टोटल है एडजस्टमेंट फैक्टर। हर टाई के लिए आप एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते जाएंगे और सारे एडजस्टमेंट फैक्टर्स को इकट्ठा करके एक ओवरऑल या टोटल एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इसमें चूंकि ए के अलावा और कोई टाई नहीं है, तो दैट्स वाई हमें एक ही एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड था, और जो ए के लिए था और वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, विच इज 0.5। और अब आप क्या करेंगे, जो आपने वैल्यू फाइंड किया है इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर भी अब ऐड कर देंगे, तो 36.5 and then adjustment factor which is 0.5 multiply by 6 and divided by 5 into 5 square, और correlation coefficient का आंसर आ गया नेगेटिव। तो ये हमने, ये एग्जाम में आया हुआ 3 मार्क्स का प्रॉब्लम, कि वो डेटा देख के कह देता है फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, ऑल्दो ये हमारी थिंकिंग के अपोजिट चल रहा है। नेगेटिव रिलेशन का क्या मतलब है, नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर स्टूडेंट्स के रिटन टेस्ट के नंबर ज्यादा होते हैं तो उनके इंटरव्यू ग्रेड के नंबर कम हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव का ये मतलब होता है ना, रूटीन में नहीं होता ना। हम नोट भी करें, देखें हाईएस्ट नंबर किसके हैं रिटन टेस्ट में, 72 हैं, हाईएस्ट है, लेकिन उसका इंटरव्यू ग्रेड कम है, यानी कि नंबर बड़े हैं तो इंटरव्यू ग्रेड कम है। इसके क्या है, नंबर सबसे कम है और इंटरव्यू ग्रेड जरा देखें उसका सबसे ज्यादा, अपोजिट चल रहा है ना, जो उधर कम परफॉर्म कर रहा है इंटरव्यू ग्रेड उसके बेहतर है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, मैं कह सकता हूं कि या वाइवे वाला सिस्टम गलत हो रहा है या एग्जाम वाला सिस्टम जो है वो मिस्टेक किए जा रही है। बहरहाल किसी तरह से भी ये सारी की सारी कैलकुलेशंस है। जहां तक हमारा ये वाला चैप्टर भी कंक्लूड हो जाता है, रिग्रेशन और कोरिलेशन 2 टॉपिक हैं, और जो है ना वो 10% जो है वो कहता है जी कि एग्जामिनर इसमें आएगा। अच्छा, आपका अब टेस्ट होगा, किस चीज का टेस्ट होगा, इंडेक्स नंबर से पहले उसमें क्या आ जाते हैं, वो ग्राफ वगैरह आ जाते हैं, और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी आ जाती है, और मेजर ऑफ वेरिएशन आ जाती है। एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा, एमसीक्यूज होंगे उसमें, आप अपने कैलकुलेटर्स वगैरह को यूज करोगे और जाहिर है कि आंसर्स दोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। बेसिकली जो कॉलेज के पास सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट आई कैप जिस तरह से पेपर लेता है एग्जैक्ट उस पैटर्न पर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर पर अगर आपको पेपर देना है तो जाहिर है कि आपको कॉलेज आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो फाइन कर देते हैं या सील कर देते हैं, तो इसलिए हम आपको कॉलेज में इनवाइट नहीं करेंगे, आपको नेट पर ही पेपर भेज दिया जाएगा। देखें कल भी डिस्कशन हो रही थी
कि वो कोई कह रहा था मुझे कि इस तरह से जी बच्चे आपस में कम्युनिकेट करके वो पेपर कर लेंगे, तो मैंने उनको कहा उससे बच्चों का फायदा होगा क्या? ये कौन सा आई कैप का पेपर है कि जी इसमें आपने 100 में से नंबर ले लेना तो इसका इम्पैक्ट आई कैप के पेपर पे पड़ना है? ये सिर्फ आपकी अपनी एक एवेल्युएशन है। वो आप किसी से पूछ के लिख लेंगे ना तो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को टेस्ट तो करें। देखिए मैं कहता होता हूं कि जो आप टेस्ट देते हो इसमें कम नंबर लेना या फेल हो जाना ये क्राइम नहीं है। क्राइम एक्चुअली ये है कि आपने उस टेस्ट देने के बाद अगर नंबर कम आए हैं उससे सीखा नहीं है कि जी क्यों नंबर कम आए हैं। वो जी हो सकता है आप कहें जी मेरी वो कैलकुलेशन स्पीड कम थी, फार्मूले तो मुझे पता थे, वो मैंने याद किए हुए थे, तो मुझे कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम सर्व किया, तो नेक्स्ट टाइम अब मैं इसकी टेक केयर करूंगा। दैट्स अ गुड आइडिया। आपने एक मिस्टेक अपनी आइडेंटिफाई की। हाँ, आपने अपने आप को एनालाइज ही नहीं किया, आपने अपने आप को देखा ही नहीं कि मेरे नंबर अगर कम आ रहे हैं तो मेरी क्या वीकनेसेस हैं, और अगली दफा फिर वही हरकत। अब ये क्राइम जरूर है, ये जुर्म है कि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते। मैं ऐसे ही एक दिन एक टीवी इंटरव्यू में बैठा था, तो वो जो था एंकर पर्सन वो इमरान खान से इंटरव्यू ले रहा था उसकी स्पोर्ट्स के मामले में। तो उसने कहा ना कि आपने अपने आप को शुरू से कहता था कि मैं शुरू में तो बिल्कुल कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं था, और ऐसा ही था। इसने 1-2 मैच खेले थे और फिर ये मेरा ख्याल काफी देर टीम से आउट रहा था। इसने कहा था लेकिन मैं एक काम करता था, अगर मैं कोई चीज मैं हार जाता था, कहता मैं घर आके शाम को अपनी उस हार की उस अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करता था कि मैंने क्या किया है, क्यों मैं मुझसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, क्या मसला मेरे साथ चला है। पता चला जी कि मैं फलां जगह पर जो उसने मुझे एक 4 या 6 हिट किया है, मैंने अकल की बजाय जोश से तेज गेंदे करने की कोशिश की और मेरी और पटाई हुई है, तो मुझे काम रहना है। मतलब इस तरह की उसने अपने आप वो बातें बताई कि मैं हर डिफीट के बाद अपना एनालिसिस करता था। तो आपके लिए भी यही है कि आपको अगर मैं टेस्ट भेजूंगा तो बजाय इसके कि आप किसी से पूछ के कर दे, उससे मुझे क्या फायदा होगा ना। आपके नंबर 90 आ रहे हैं, मुझे कोई फायदा नहीं है, आपके नंबर 10 हैं, मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपका अपने साथ धोखा जरूर होगा कि जी मुझे आता तो 10-15 नंबर का था, लेकिन टेस्ट कहता जी आपके 90 नंबर आ गए, तो ठीक है जी मेरी तैयारी हो गई। तो आप खुद समझ रहे हैं ये आपके लिए धोखा है, ठीक है ना। तो आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, उस लिंक को अगर आप ओपन करेंगे तो देन वो टेस्ट आपके पास खुल जाएगा, और देन टेक केयर, उसका स्पेसिफिक टाइम होगा, वो मैं टाइम आपको बोल दूंगा, उस टाइम के अंदर ही आपने वो टेस्ट मुझे वापस सबमिट कर देना है, एंड देन फिर वो टेस्ट जो है वो हमारे तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी, बाकी डिटेल्स जो हैं वो मैं कल आपको और मजीद टेस्ट के रेलेवेंट शेयर कर दूंगा। तो चूंकि अभी टाइम खत्म हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह कल आपको जो है वो टेस्ट के रेलेवेंट जो है वो और शेयर कर दूंगा, मैं आपको चीजें में शेयर कर दूंगा।